Hello everyone, welcome to our own YouTube channel Shantanu's Bioprep Life Science. Today we are going to discuss regulation of glycolysis in detail. Okay? पहले के दो वीडियोस में हमने इंट्रोडक्शन टू मेटाबॉलिज्म और ग्लाइकोलिसिस डिटेल में हमने डिस्कस किया है. ठीक है, ये वाला जो टॉपिक है बहुत सारे रेफरेंस बुक में बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे में रिप्रेजेंट किया है, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि सिंपलेस्ट मैनर में आपको समझाने का ट्राई करूँगा. ठीक है, और ये मैंने 10 स्टेप्स ग्लाइकोलिसिस के बना दिए आपके लिए. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. द एंजाइम्स विच कैटालाइजेस irreversible steps or regulatory steps. Enzymes which catalyzes irreversible steps or regulatory steps mainly control or regulate the rate of glycolysis. तो जो एंजाइम्स ये स्टेप्स को कैटेलाइज करवाती है, कौन से स्टेप? इरिवर्सिबल स्टेप्स या फिर रेगुलेटरी स्टेप्स, वो एंजाइम डिसाइड करेगी या फिर रेगुलेट करेगी रेट ऑफ ग्लाइकोलिसिस. ठीक है, तो ये इरिवर्सिबल स्टेप्स है शोन बाय रेड स्टार्स. इरिवर्सिबल स्टेप्स क्यों बोलते हैं उसको? क्योंकि ये रिएक्शंस के लिए जो चेंज इन फ्री एनर्जी है, इट इज लार्ज नेगेटिव ड्यू टू विच दिस केमिकल रिएक्शन विल अकर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड नॉट इन बैकवर्ड डायरेक्शन. एंड मोस्टली या फिर इरिवर्सिबल स्टेप्स आर द रेगुलेटरी स्टेप्स. अगर आप मुझे पूछोगे कि इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी स्टेप कौन सी है, इट इज फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट टू फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट. ये मोस्ट रेगुलेटरी स्टेप है. अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए, इट विल बी दिस स्टेप. फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट टू फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट इज द मोस्ट रेगुलेटरी स्टेप, एंड PFK1 that is phosphofructokinase 1 is the most regulatory enzyme in the glycolysis. ये याद रखना. ठीक है, सो हम एलोस्टेरिक कंट्रोल एंड हार्मोनल कंट्रोल दोनों देखने वाले हैं. ठीक है, वी नो दैट. पहले हम इसको देखेंगे, ये वाले स्टेप को. वी नो दैट हेक्सोकाइनेस कैटालाइजेस द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. बराबर है. तो ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन अगर बॉडी के अंदर या फिर ब्लड के अंदर ज़्यादा होगा तो ये तो अच्छी बात है हेक्सोकाइनेस के लिए. ग्लूकोज आएगा, हेक्सोकाइनेस के प्रेजेंस में उसका कन्वर्जन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में हो जाएगा. ठीक है, फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ऐसा मान के चलो कि बॉडी के अंदर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का लेवल बहुत ज़्यादा है, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट क्या करता है? हेक्सोकाइनेस को इनहिबिट करता है. क्यों? क्योंकि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हेक्सोकाइनेस को अभी सिग्नल भेज रहा है, ये इसको सिग्नल भेज रहा है कि मेरा कॉन्सेंट्रेशन बॉडी के अंदर बढ़ चुका है, तो क्यों ना हम इसके बाद वाले स्टेप्स पहले कैटेलाइज करवा ले, पहले पूरा ग्लाइकोलिसिस ख़त्म कर दे, ATP अच्छे से बना ले. ठीक है, उसके बाद आने वाला ग्लूकोज को हम यूज़ करेंगे, क्योंकि ग्लूकोज यूज़ करके कोई फ़ायदा ही नहीं अभी, क्योंकि इसका कॉन्सेंट्रेशन बॉडी के अंदर बहुत बढ़ चुका है. तो ये इसको इनहिबिट करेगा. इनहिबिट करने की वजह से ग्लूकोज विल नॉट गेट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एनीमोर. आने वाले स्टेप्स नहीं चलेंगे. ठीक है, तो ये हमने एलोस्टेरिक रेगुलेशन देख लिया. Those enzymes which are mainly involved in the regulation part are allosteric enzymes. ये याद रखना. तो ये बन जाएगा इसका एलोस्टेरिक इफेक्टर, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन जाएगा इसका एलोस्टेरिक इनहिबिटर. ठीक है, हमने ये भी डिस्कस किया था कि ग्लूकोकाइनेस इज प्रेजेंट इन लिवर एंड वर्क व्हेन द लेवल ऑफ ग्लूकोज राइजेस आफ्टर मील. ठीक है, आफ्टर ईटिंग फूड. ग्लूकोज क्या करेगा? लिवर के अंदर जाके ग्लूकोकाइनेस को एक्टिवेट करेगा. एक्टिवेट हो जाने के बाद ग्लूकोकाइनेस लिवर से बाहर आ जाएगा. ठीक है, ये ग्लूकोकाइनेस बाहर आ जाएगा. ग्लूकोकाइनेस, ठीक है, आ गया ग्लूकोकाइनेस बाहर.
ग्लूकोकाइनेस बाहर आने के बाद वो कैटालाइज करवाएगा ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को। फिर वो हो जाने के बाद आगे के स्टेप्स चलेंगे। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, ठीक है। तो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट का कॉन्सेंट्रेशन अगर बॉडी के अंदर बढ़ गया, ये यहाँ पे लिख देता हूं मैं, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, इसका कॉन्सेंट्रेशन बॉडी के अंदर बढ़ गया, तो ये अभी ग्लूकोकाइनेस को सिग्नल भेजेगा कि मेरा कॉन्सेंट्रेशन तो बॉडी के अंदर बढ़ चुका है, ठीक है। तो पहले ये सब कंप्लीट तो हो जाने दो, ठीक है, ये सब कंप्लीट हो जाने दो। फिर उसके बाद कंप्लीट हो जाने के बाद जब एटीपी की ज़रूरत पड़ेगी बॉडी को, तब हम फ्रेश वाला ग्लूकोज लेंगे और उसका ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट करवाएंगे। लेकिन अभी तो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट का लेवल बढ़ गया है बॉडी के अंदर, तो पहले हम बची हुई ग्लाइकोलिसिस को कंप्लीट करेंगे। फिर क्रेब्स साइकिल में पाइरुवेट जाके फिर एसिटिल कोएंजाइम क्रेब्स साइकिल में जाके एटीपी का फॉर्मेशन करेंगे, और फिर एटीपी की सच में जब बॉडी को ज़रूरत पड़ेगी तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन स्टार्ट करवाएंगे। लेकिन अभी तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट का कॉन्सेंट्रेशन बॉडी के अंदर ज़्यादा है। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट इसको इनिबिट करेगा, ठीक है। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट ने ग्लूकोकाइनेस को इनिबिट किया, ग्लूकोकाइनेस वापस से लीवर के अंदर चले गया, क्योंकि ग्लूकोकाइनेस की जगह ही लीवर है, ठीक है। ये एलोस्टेरिक पार्ट था, ओके। अभी हम देखेंगे हार्मोनल कंट्रोल। एक बात याद रखनी है, हार्मोनल कंट्रोल में ब्लड ग्लूकोज लेवल अगर कम हो जाएगा तो ग्लूकागॉन का सिक्रीशन होता है। ग्लूकागॉन का रोल क्या है? जो ब्लड ग्लूकोज लेवल कम है उसको बढ़ाना है, ठीक है। ब्लड ग्लूकोज लेवल कब बढ़ेगी? जब हम ग्लाइकोलिसिस को इनिबिट करेंगे। कैसे? अगर ग्लाइकोलिसिस चलेगी तो ब्लड ग्लूकोज लेवल और कम हो जाएगा। क्यों? ग्लूकोज का डिग्रेडेशन होगा, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा इनटू पाइरुवेट, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल तो और गिर गई, है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा? जब ब्लड ग्लूकोज लेवल कम है तो ग्लाइकोलिसिस को रोकना पड़ेगा, इनिबिट करना पड़ेगा, तभी ग्लूकोज का लेवल बॉडी के अंदर मेंटेन रहेगा एंड फर्दर उसका और ब्रेकडाउन नहीं होगा, ठीक है। सो ब्लड ग्लूकोज लेवल जब बॉडी के अंदर लो होंगे तो हमको ग्लाइकोलिसिस का इनिबिशन करना पड़ेगा, ठीक है। ये अगर आपको समझ में आ गया होगा तो अभी आपको हार्मोनल कंट्रोल पूरा समझ में आ गया। तो हम फर्स्ट केस देखते हैं कि ब्लड ग्लूकोज लेवल कम है, ग्लूकागॉन का सिक्रेशन होगा। ग्लूकागॉन का रोल क्या है? टू इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। जो कम ब्लड ग्लूकोज लेवल है उनको इंक्रीज करवाना। कैसे होगा? मेन गोल क्या होगा इसका? टू इनिबिट ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। ग्लूकागॉन आएगा, ग्लूकागॉन ने हेक्सोकाइनेस को इनिबिट किया, एज वेल एज इट विल ऑल्सो इनिबिट ग्लूकोकाइनेस। अगर ग्लूकोकाइनेस और हेक्सोकाइनेस इनिबिट हो रहे हैं, दिस स्टेप विल नॉट अकर, ग्लाइकोलिसिस विल नॉट अकर, ठीक है। ग्लूकोज का कंजम्पशन नहीं होगा, यूटिलाइजेशन नहीं होगा, ग्लूकोज का लेवल अब मेंटेन रहेगा, और वही तो चाहिए। ब्लड ग्लूकोज लेवल विल बिगिन टू राइज ड्यू टू द इनिबिशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस। यही चाहिए ना हमको। ब्लड ग्लूकोज लेवल कम था, अभी बढ़ाना है, ग्लूकोज को, ग्लाइकोलिसिस को इनिबिट कर दो। ग्लाइकोलिसिस इनिबिट हो जाने की वजह से इसका फर्दर ब्रेकडाउन नहीं होगा, और फर्दर ब्रेकडाउन नहीं होने की वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल विल राइज, ठीक है। अभी हम केस 2 देखते हैं। अभी मान लो ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई है, ठीक है, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ गया। तो हमको ये भी पता है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल जब बढ़ता है तो बॉडी में इंसुलिन का सिक्रेशन होता है। इंसुलिन का क्या रोल है? जो बढ़ी हुई ब्लड ग्लूकोज लेवल है उनको कम करना, ठीक है, ये हम सबको पता है। कम कैसे होगी? हमको ग्लाइकोलिसिस को प्रोमोट करना पड़ेगा, तब जो बढ़ी हुई ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसका डिग्रेडेशन होगा। डिग्रेडेशन हो जाने की वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल वापस से कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सब उल्टा चलेगा यहाँ पे, ठीक है। ये देखो, अभी इंसुलिन विल स्टिमुलेट द एक्टिवेशन ऑफ हेक्सोकाइनेस
एंड ग्लूकोकाइनेस। इंसुलिन हेक्सोकाइनेस को भी स्टिमुलेट करेगा या फिर एक्टिवेट करेगा और ग्लूकोकाइनेस को भी एक्टिवेट करेगा। एक्टिवेट हो जाने की वजह से ये वाली स्टेप होगी, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, और यही तो हम चाहते हैं कि ग्लूकोज का अगर ब्रेकडाउन हो जाएगा तो जो ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई है वो भी ब्लड ग्लूकोज लेवल्स उसका कम होना चालू हो जाएगा, या फिर ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज अच्छा रहेगा, यहाँ पे ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज। ठीक है, एलोस्टेरिक कंट्रोल भी देखा हमने और हार्मोनल कंट्रोल भी देखा हमने फॉर हेक्सोकाइनेस एंड ग्लूकोकाइनेस एंजाइम्स। ठीक है, अभी हम देखने वाले फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेस 1 के बारे में। अगर ये वाला पार्ट फिर भी ना समझा आपको तो आप रिवाइंड करके वापस से देखो, क्योंकि ये है थोड़ा सा टफ। ठीक है, लेकिन आपको ये समझ में आ जाएगा क्योंकि मैंने एकदम इजी वे में आपको समझाने का कोशिश किया। तो ये वाला एंजाइम कौन कैटालाइज करवाता है? फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेस 1, PFK1। दिस इज ऑल्सो एन एलोस्टेरिक एंजाइम। ठीक है, जो भी एंजाइम्स जो इरिवर्सिबल या फिर रेगुलेटरी स्टेप्स को कैटालाइज करवाएंगे या फिर दोज एंजाइम विच टेक अ पार्ट इन रेगुलेशन आर एलोस्टेरिक एंजाइम्स। ओके, मोस्टली देर आर एलोस्टेरिक। तो यहाँ पे हम एलोस्टेरिक एक्टिवेटर इनहिबिटर को देख लेते हैं। अगर एटीपी का कॉन्सेंट्रेशन या फिर अमाउंट बॉडी के अंदर ज़्यादा होगा, सफिशिएंट होगा, तो ये फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेस 1 को इनहिबिट करेगा। ठीक है, अभी हम इसको लॉजिकली समझते। बॉडी के अंदर एटीपी का अमाउंट ज़्यादा है, एनर्जी सफिशिएंट है। तो अगर एनर्जी सफिशिएंट है तो ग्लाइकोलिसिस से जो 8 एटीपी बन रहे हैं वो लेके क्या करेंगे? ये तो वेस्टेज है। एक्सेसिव एटीपीज का फॉर्मेशन होना वेस्टेज है, क्योंकि बॉडी के अंदर ऑलरेडी एटीपी का कॉन्सेंट्रेशन हाई है। तो बॉडी ये चाहेगी कि जो ग्लूकोज है उसको हम अभी के लिए सेव करके रखते हैं। ठीक है, इसको बचा के रखते हैं। जब बॉडी के अंदर सच में एटीपी की ज़रूरत पड़ेगी, सच में एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हम स्टार्ट करवा लेंगे। ठीक है, इसलिए एटीपी फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेस 1 को इनहिबिट करेगा, जिसके वजह से फर्दर ग्लाइकोलिसिस प्रोसीड नहीं करेगा। ठीक है, तो आप बताओ कि एडीपी अगर होगा, एडीपी के लेवल्स अगर ज़्यादा हो गए तो वो PFK1 को एक्टिवेट करेगा या इनहिबिट करेगा? इट विल एक्टिवेट PFK1। क्यों? क्योंकि हम सबको पता है एटीपी का जब हाइड्रोलिसिस होता है तो एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनता है। यहाँ पे क्या है? एडीपी के लेवल्स ज़्यादा है। कब पॉसिबल है? जब एटीपी का बहुत हाइड्रोलिसिस हो गया होगा और एडीपी का यहाँ पे फॉर्मेशन, इस तरह से एडीपी का फॉर्मेशन बॉडी के अंदर बढ़ जाएगा। मतलब अभी बॉडी एनर्जी डेफिशिएंट कंडीशन में है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन या फिर अमाउंट किसका ज़्यादा है? एडीपी का, ना ही एटीपी का। ठीक है, तो अभी बॉडी को एटीपी बनाने की ज़रूरत है। तो फिर ग्लाइकोलिसिस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ग्लाइकोलिसिस होना चाहिए। ठीक है, इससे भी 8 एटीपी बनेंगे, पायरुवेट का ऑक्सीडेशन होगा, फिर उसके बाद क्रेब्स साइकिल भी चलेगा, फिर एटीपीस बनेंगे बहुत सारे। तो एटीपीस का फॉर्मेशन अभी करवाना ज़रूरी है, इसलिए एडीपी इसका एक्टिवेटर है। ठीक है, नेक्स्ट साइट्रेट। साइट्रेट
क्रेब्स साइकिल में प्रेजेंट होता है। अगर साइट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बॉडी के अंदर ज़्यादा होगा तो ये भी PFK1 को इनिबिट करेगा, ठीक है, क्योंकि साइट्रेट क्रेब्स साइकिल से गुजरने वाला है, ठीक है। क्रेब्स साइकिल के बाद बहुत सारे ATPs बनने वाले हैं और ग्लाइकोलिसिस से ज़्यादा ATPs तो क्रेब्स साइकिल में बनती है, तो ऐसे भी अल्टीमेटली ATPs बहुत ज़्यादा बनने ही वाले हैं, ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट करवाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो साइट्रेट आएगा, इसको इनिबिट करेगा, इसकी वजह से ग्लाइकोलिसिस के फर्दर स्टेप्स नहीं होंगे, ठीक है। ग्लूकोज बॉडी सेव करके रखेगा, जब एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन स्टार्ट होना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो साइट्रेट ऑल्सो एक्सेसिव या फिर हाई साइट्रेट लेवल्स विल ऑल्सो इनिबिट PFK1 एंजाइम एंड इनिबिट्स ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। लो pH भी इसको इनिबिट करता है। हाई pH इसको एक्टिवेट करता है। हाई pH क्या करेगा, इसको एक्टिवेट करेगा। एंड फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट, ठीक है, 2,6 बिसफॉस्फेट ये इसको एक्टिवेट करेगा, ये इंपॉर्टेंट है। फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट विल ऑल्सो एक्टिवेट PFK1। तो ये कहाँ से आया ये भी हम अभी समझते हैं। देयर इज एन एंजाइम नोन एज PFK2, ठीक है, ये भी एलोस्टेटिक एंजाइम है। इट इज अ बायफंक्शनल एंजाइम बिकॉज इट कैन play two activities or it can have two activities, that is kinase and phosphatase activity, because it has two domains, kinase domain and phosphatase domain, ठीक है। That's why it is known as bifunctional enzyme. Fructose 6-phosphate in the presence of PFK2, यहाँ पे 1 नहीं है, ठीक है, ये PFK2 कौन सा डोमेन, काइनेस डोमेन या फिर काइनेस एक्टिविटी, क्या बनेगा, फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट, ये बन गया। ये PFK1 को स्टिमुलेट करेगा, एक्टिवेट करेगा। ये अगर एक्टिवेट हो जाएगा तो ग्लाइकोलिसिस एक्टिवेट या फिर एक्टिव हो जाएगी, ठीक है, ठीक है, ये हमने देख लिया। फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट in the presence of PFK2 phosphatase domain, इसका फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट ये बना देगा इसको, ठीक है। और यहाँ पे और एक चीज़ थी, मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। ये एक ATP का यूज करेगा, ठीक है, काइनेस डोमेन एक ATP का यूज करेगा एंड इट विल ट्रांसफर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट फ्रॉम हियर टू फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट टू बिकम फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट, ठीक है। फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट इज एन एलोस्टेरिक एक्टिवेटर ऑफ PFK1 एंजाइम, ठीक है।
fructose 2,6 bis phosphate when catalyzed by PFK2 phosphatase domain it will get converted into fructose 6 phosphate। ये आपको समझ में आ गया। ये था एलोस्टेटिक कंट्रोल। अभी हम देखेंगे हार्मोनल कंट्रोल। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बनाता हूँ एंजाइम। तो ये एक PFK2 बाई फंक्शनल एंजाइम है जिसके दो डोमेन से काइनेस डोमेन एंड फॉस्फेटेस डोमेन। केस 1 लेते पहले कि ब्लड ग्लूकोज लेवल्स लो है। कौन सीक्रेट होगा? ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन सीक्रेट होगा। ग्लूकागॉन का रोल क्या है? लो ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को बढ़ाना। ठीक है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाना है तो ग्लाइकोलिसिस को इनिबिट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस को इनिबिट कर अगर किया हमने तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन नहीं होगा, ग्लूकोज के लेवल मेंटेन रहेंगे एंड दिस इज हाउ ब्लड ग्लूकोज लेवल्स विल राइज। सो आवर मेन गोल इन दिस कंडीशन इज टू इनिबिट ग्लाइकोलिसिस। तो ये कैसे करेगा? ग्लूकागॉन क्या करेगा? ग्लूकागॉन काइनेस के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप एडिशन करेगा, मतलब काइनेस डोमेन का फॉस्फोराइलेशन करेगा एंड ग्लूकागॉन विल ऑल्सो डू फॉस्फोराइलेशन ऑफ फॉस्फेटेस डोमेन। ठीक है, जब काइनेस डोमेन का फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा, जब काइनेस डोमेन का फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा तो काइनेस डोमेन इनएक्टिव हो जाएगा। जब फॉस्फेटेस डोमेन का फॉस्फोराइलेशन होगा तो फॉस्फेटेस डोमेन एक्टिव हो जाएगा। ये याद रखना है आपको। ठीक है, काइनेस डोमेन अगर एक्टिव होगा, सॉरी फॉस्फेटेस डोमेन अगर एक्टिव होगा तो क्या होगा? फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट PFK2 फॉस्फेटेस एक्टिविटी या फिर फॉस्फेटेस डोमेन क्या कैटेलाइज करवाएगा? इसको कन्वर्ट करेगा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। लेकिन PFK1 कौन एक्टिवेट करता है? फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट, ना कि फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। तो उल्टा इसका तो डिग्रेडेशन हो गया, फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट का डिग्रेडेशन हो गया, इसके लेवल्स कम हो जाएंगे। इसके लेवल्स कम हो जाएंगे तो PFK1 को ये एक्टिवेट करेगा क्या? नहीं करेगा। PFK1 इनएक्टिव रहेगा, ये इनएक्टिव रहेगा, ग्लाइकोलिसिस इनिबिट हो जाएगा और हम यही चाहते हैं। ठीक है, हम यही चाहते हैं। क्यों? अल्टीमेटली नो ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस नहीं हुआ, ग्लूकोज के लेवल्स मेंटेन रहेंगे, ग्लूकोज का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा क्योंकि ग्लाइकोलिसिस नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल विल राइज, इट विल स्टार्ट टू राइज। ठीक है, ये था फर्स्ट केस। अभी हम देखेंगे सेकेंड केस।
जब ब्लड ग्लूकोज लेवल्स हाई हो गए तो हम सबको पता है इंसुलिन सीक्रेट होता है। इंसुलिन का रोल क्या है? टू सप्रेस और टू रिड्यूस द एलिवेटेड ब्लड ग्लूकोज लेवल्स। ये जो बढ़े हुए ब्लड ग्लूकोज लेवल्स है उनको डिक्रीज करवाना, उनको कम करवाना, ठीक है। इंसुलिन का रोल, मेन अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए? ग्लाइकोलिसिस होना चाहिए, क्योंकि हमको ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को कम करवाना है, मतलब ग्लूकोज का डिग्रेडेशन करवाना है हमको, या फिर इसका ऑक्सीडेशन करवाना है, जिसके वजह से जो बढ़े हुए ब्लड ग्लूकोज लेवल्स थे वो भी कम हो जाएंगे। तो हमारा मेन गोल क्या है? टू प्रमोट द ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। और जिसके वजह से क्या होगा? ब्लड ग्लूकोज लेवल्स डिक्रीज। तो इंसुलिन ये करेगा कैसे, ठीक है। इंसुलिन क्या करेगा? जो ग्लूकागॉन ने फॉस्फेट ग्रुप्स ऐड किए थे काइनेस एंड फॉस्फेटेस डोमेन पे, उसको वो निकाल देगा। मतलब इट विल कॉज डीफॉस्फोराइलेशन ऑफ काइनेस एंड फॉस्फेटेस डोमेन्स। डीफॉस्फोराइलेशन की वजह से ये हट जाएगी आपसे। फॉस्फेट ग्रुप्स विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द काइनेस एंड फॉस्फेटेस डोमेन्स। हट गए यहाँ से। फॉस्फेट ग्रुप हटने के बाद या फिर डीफॉस्फोराइलेशन होने के बाद काइनेस का डोमेन एक्टिवेट हो जाता है एंड फॉस्फेटेस का डोमेन इनहिबिट हो जाता है, ठीक है। ग्लूकागॉन का उल्टा हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। तो ठीक है, मैं नीचे लिखता हूँ यहाँ पे, काइनेस डोमेन एक्टिव है और हमको पता है फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट का कन्वर्जन फ्रुक्टोज 2,6-बिसफॉस्फेट कौन करवाता है? PFK2 काइनेस डोमेन, ठीक है। तो अगर फ्रुक्टोज 2,6-बिसफॉस्फेट का प्रोडक्शन या फिर फॉर्मेशन हो रहा है तो हमको पता है कि फ्रुक्टोज 2,6-बिसफॉस्फेट PFK1 को एक्टिवेट करता है, ठीक है। PFK1 को वो एक्टिवेट करता है, मतलब PFK1 एक्टिव मतलब ग्लाइकोलिसिस होगा। ये वाला स्टेप होगा, फिर आगे वाले स्टेप्स भी होंगे, ग्लाइकोलिसिस चलेगा। और हमको यही चाहिए, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस होने के बाद ग्लूकोज का डिग्रेडेशन होगा, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा, जिसके वजह से जो बढ़ी हुई ब्लड ग्लूकोज लेवल्स थी वो अभी कम हो जाएगी, ठीक है। ये था एलोस्टेरिक रेगुलेशन एंड हार्मोनल कंट्रोल ऑफ फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेस 1 एंजाइम, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी हम पाइरुवेट काइनेस का एलोस्टेरिक कंट्रोल एंड हार्मोनल रेगुलेशन को समझेंगे। कौन सा स्टेप? ये वाला। पाइरुवेट काइनेस, ओके। Pyruvate kinase is an enzyme which catalyzes the conversion of phosphoenol pyruvate to pyruvate. यहाँ पे भी अगर ATP के लेवल्स बॉडी के अंदर ज़्यादा हो गए
तो वो इसको इनिबिट करेगा, क्योंकि बॉडी के अंदर एटीपी का अमाउंट ज़्यादा है, तो बॉडी यही चाहेगा कि ग्लूकोज को अभी के लिए सेव करके रख लेंगे, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस को इनिबिट करवा देंगे, ठीक है, जिसकी वजह से एक्सेसिव एटीपीस नहीं बनेंगे, क्योंकि वो वेस्टेज है, क्योंकि अभी एटीपी का अमाउंट बॉडी के अंदर ज़्यादा है, तो ग्लाइकोलिसिस को रोकना पड़ेगा। एटीपी का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा तो वो पायरुवेट काइनेज को रोकेगा। एएमपी के लेवल्स अगर बॉडी के अंदर ज़्यादा हो गए तो वो इसको एक्टिवेट करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो और एनर्जी डेफिशिएंट कंडीशन है, क्योंकि ये देखो एटीपी का हाइड्रोलिसिस होने के बाद एएमपी अगर बनता है तो 2 या फिर पायरोफॉस्फेट विल बी रिलीज, ठीक है। अगर एएमपी का कॉन्सेंट्रेशन बॉडी के अंदर ज़्यादा है, एटीपी का कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, एएमपी का कॉन्सेंट्रेशन बॉडी के अंदर ज़्यादा है, मतलब एनर्जी बहुत ही कम है बॉडी के अंदर, तो एएमपी का कन्वर्जन अभी एटीपी में करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस को हमको चलाना पड़ेगा, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस शुड अकर। तो एएमपी का कॉन्सेंट्रेशन अगर बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाए, इट विल बिहेव एज एन एलोस्टेटिक एक्टिवेटर ऑफ पायरुवेट काइनेज एंजाइम, ये इसको एक्टिवेट करेगा, ग्लाइकोलिसिस चलेगा, ठीक है। ये सेम कंसेप्ट एसिटिल कोएंजाइम ए का भी है। तो एसिटिल कोएंजाइम ए मतलब क्रेब्स साइकिल तो चलने ही वाली है। अगर एसिटिल कोएंजाइम ए का कॉन्सेंट्रेशन बॉडी के अंदर ज़्यादा है, क्रेब्स साइकिल चलने ही वाली है। ग्लाइकोलिसिस से ज़्यादा एटीपी तो क्रेब्स साइकिल में बनती है, तो क्रेब्स साइकिल में तो ऐसे भी बहुत ज़्यादा एटीपीस बनने वाली है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा एटीपीस अगर बनने ही वाली है तो हम ग्लाइकोलिसिस को क्यों चलाएं, हम ग्लाइकोलिसिस को इनिबिट करेंगे, ठीक है। बॉडी ग्लूकोज को बचा के रखेगी, जब एनर्जी या फिर एटीपी का अमाउंट बॉडी के अंदर कम हो जाएगा तो ये ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाएगा। ये था एसिटिल कोएंजाइम में। ये सेम लॉजिक एलेनिन का भी। एलेनिन भी इसको इनिबिट करता है। अभी आप बोलोगे कि एलेनिन कहाँ से आया? एलेनिन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम पायरुवेट। एलेनिन किससे बनता है? पायरुवेट्स, बाय ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन, ठीक है। अगर बॉडी के अंदर पायरुवेट ज़्यादा होगा तो इसके बाद वाली स्टेप चलेगी, पायरुवेट ऑक्सीडेशन, फिर एसिटिल कोएंजाइम में आएगा, एसिटिल कोएंजाइम में क्रेब्स साइकिल में जाएगा, तो उल्टा और एटीपीस बनेंगे। पायरुवेट का अगर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा तो भी एटीपीस बनने ही वाले हैं, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन होगा, एसिटिल कोएंजाइम में बनेगा, एसिटिल कोएंजाइम में क्रेब्स साइकिल में जाएगा, तो एटीपीस तो बनने ही वाले हैं। तो पायरुवेट इनडायरेक्टली सिग्नल भेज रहा है पायरुवेट काइनेज को। पायरुवेट will cause the formation of alanine and it is sending indirect signal to pyruvate kinase via the formation of alanine to stop or inhibit glycolysis, ठीक है। तो ये था, और यहाँ पे फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट ये क्या करेगा? ये इसको एक्टिवेट करेगा। कैसे? अभी इसका क्या लॉजिक है? ये क्यों एक्टिवेट करवा रहा है इसको? क्योंकि ये फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट व्हेन इट विल एक्यूमुलेट, ये इतना एक्यूमुलेट हो जाने के बाद ये पायरुवेट काइनेज को अभी बोलेगा कि हमारे बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स एग्रीगेट हो चुके हैं, अभी आपको हम सबको कैटालाइज करवाना है, ठीक है। तो ये इसको सिग्नल भेजेगा कि हम बहुत ज़्यादा मात्रा में आपके पास आ रहे हैं, आप रेडी रहो, ठीक है, आपको ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट करवाना है, ठीक है। ये एक्यूमुलेशन, और ये एक्यूमुलेशन की वजह से जो इसको स्टिमुलेट करवा रहा है उसको हम बोलते हैं फीड फॉरवर्ड रिएक्शन। फीड फॉरवर्ड रेगुलेशन, ठीक है, फीड फॉरवर्ड रेगुलेशन। ये था
एलोस्टेरिक कंट्रोल या रेगुलेशन ऑफ पायरुवेट काइनेस एंजाइम। इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए, ठीक है। हम अब देखेंगे हार्मोनल कंट्रोल, सेम लास्ट जैसे ये हार्मोनल कंट्रोल। केस 1 देखेंगे व्हेन ब्लड ग्लूकोज लेवल्स आर लो। लो, ठीक है। तो हमको पता है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल्स अगर कम है तो क्या होगा, ग्लूकागॉन का सिंथेसिस होगा, ठीक है। ग्लूकागॉन का सिंथेसिस होगा। ग्लूकागॉन का रोल क्या है, जो ब्लड ग्लूकोज लेवल्स कम है उनको बढ़ाना, बराबर है। तो ब्लड ग्लूकोज लेवल कैसे बढ़ेगी, मेन गोल क्या होना चाहिए यहाँ पे, टू इनहिबिट ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस जब इनहिबिट करेंगे तो ग्लूकोज का डिग्रेडेशन नहीं होगा, ग्लूकोज के लेवल्स मेंटेन रहेंगे, जिसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल विल राइज। ये हमने जब PFK1 का रेगुलेशन देखा था तब भी हमने ये डिस्कस किया था। मेन गोल क्या होना चाहिए, इनहिबिट ग्लाइकोलिसिस, और इसके वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल्स विल राइज, ठीक है। तो ये करता कैसे काम, ग्लूकागॉन आ गया, ठीक है। यहाँ पे पायरुवेट काइनेस है, पायरुवेट काइनेस, ग्लूकागॉन आता है और पायरुवेट काइनेस को फॉस्फोराइलेट कर देता है, ठीक है। फॉस्फोराइलेट कर दिया, इसके वजह से पायरुवेट काइनेस इनएक्टिव हो गया। फॉस्फोराइलेशन की वजह से पायरुवेट काइनेस इनएक्टिव होगा, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि पायरुवेट काइनेस इज इनएक्टिव इन फॉस्फोराइलेटेड स्टेट। हो गया इनएक्टिव। अगर ये इनएक्टिव हो गया तो क्या ग्लाइकोलिसिस चलेगी, नहीं चलेगी। ग्लाइकोलिसिस विल इनहिबिट, ड्यू टू विच ब्लड ग्लूकोज लेवल्स विल नॉट बी, या फिर ग्लूकोज विल नॉट गेट यूटिलाइज और डिग्रेडेड, ठीक है। और हमारा मेन गोल वही था, टू इनहिबिट ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस इनहिबिट हो जाने की वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल विल राइज। तो जो लो ब्लड ग्लूकोज लेवल्स थे, देयर लेवल्स आर स्लोली गेटिंग इंक्रीज, ठीक है। अभी हम केस 2 देखते हैं। यहाँ पे ब्लड ग्लूकोज लेवल्स अगर हाई होगा तो सिक्रीट कौन होता है, इंसुलिन, बराबर है। इंसुलिन का रोल क्या है, टू रिड्यूस द ब्लड ग्लूकोज लेवल्स। तो ये जो बढ़े हुए ब्लड ग्लूकोज लेवल्स है उनको कम करवाना, किसका रोल है, इंसुलिन का। ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करवाना है तो ग्लाइकोलिसिस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ग्लाइकोलिसिस होनी चाहिए। ब्लड ग्लूकोज लेवल का जो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया है, इसको अगर हम ग्लाइकोलिसिस से चलाएंगे, इसका अगर डिग्रेडेशन होगा, इसका अगर ऑक्सीडेशन होगा, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल बॉडी के अंदर कम हो जाएगी। सो द ग्लाइकोलिसिस शुड अकर, ड्यू टू विच ब्लड ग्लूकोज लेवल विल स्टार्ट टू डिक्रीज। इंसुलिन कैसे करता है, जो ग्लूकागॉन ने फॉस्फेट ग्रुप जोड़ा था उसको वो अभी हटा देगा। तो इंसुलिन क्या करेगा, इंसुलिन विल कैटेलाइज द डीफॉस्फोराइलेशन ऑफ पायरुवेट काइनेस एंजाइम, ठीक है। In the dephosphorelated state, pyruvate kinase will be in active form.
पायरुवेट काइनेस अगर एक्टिव फॉर्म में रहेगा, इट विल कैटलाइज द कन्वर्जन ऑफ फॉस्फोइनॉल पायरुवेट टू पायरुवेट, जिसके वजह से ग्लाइकोलिसिस हो रही है और यही हमको चाहिए। ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई होगा, ग्लाइकोलिसिस चलेगा तो ब्लड ग्लूकोज लेवल्स कम हो जाएगा। ठीक है, ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होना है, यही हमको चाहिए था। तो हमने देख लिया एलोस्टेरिक रेगुलेशन एंड हार्मोनल कंट्रोल ऑफ ऑल 3 एंजाइम्स, हेक्सोकाइनेस एंड ग्लूकोकाइनेस, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेस 1 एंड पायरुवेट काइनेस। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, इससे रिलेटेड आप सब क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, एंड यू कैन प्रेस द बेल आइकन सो दैट you won't get or you won't miss any update when my next video gets uploaded. Okay, see you in the next video. Thanks for watching.